जारी किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 96 के तहत तलाशी जारी किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 97 के तहत 97 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट से समान है। बंदी प्रत्यक्षी रीट से समान है जो BNSS की धारा 100 के अनुसार है। धारा 100 के अनुसार है, बंदी प्रत्यक्षी रीट के समान है। भारतीय सीआरपीसी की धारा 97 के अनुसार के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सदोष परिरुद्ध व्यक्ति की तलाश हेतु वारंट जारी कर सकते हैं। और जो BNSS की धारा 100 के अनुसार के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सदोष परिरुद्ध व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 98 के तहत अपहृत स्त्री को वापस करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का विवश करने की शक्ति है। जो BNSS की धारा 101 के अंतर्गत है। अपहृत स्त्री को वापस करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का विवश करने की शक्ति होती है। और सीआरपीसी की धारा 107 में सीआरपीसी की धारा 107 में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति से संबंधित है, सिक्योरिटी से संबंधित है। जो BNSS की धारा 126 में है। 126 में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति से संबंधित है। जब किसी कार्यालय मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि संभावना है कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 107 के अंतर्गत उस व्यक्ति को उस वर्ष तक के लिए बंद पत्र भरने का आदेश दे सकता है। जो सीआरपीसी BNSS की धारा 126 के अनुसार है। सीआरपीसी की धारा 108 के अनुसार सीआरपीसी की धारा 108 के अनुसार राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्ति से सदाचार के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की अवधि के लिए जमानतदार सहित एवं रहित बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश देते हैं। जो BNSS की धारा 127 में है। BNSS की धारा 127 में है। 127 के BNSS की धारा 127 के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है और दंड संहिता 108 के अनुसार यह प्रावधानित किया गया है। किंतु परिवर्तन यह हुआ है कि भारतीय दंड 127 का हेड नोट कतिपय मामले के स्थान पर दंड संहिता 108 के अनुसार राजद्रोहात्मक बातें दी गई थी। और सीआरपीसी की धारा 109 के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति से सदाचार के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक की अवधि के लिए जमानतदार सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश जारी कर सकते हैं।
और बीएनएसएस की धारा 128 के अनुसार बीएनएसएस की धारा 128 के अनुसार में संदिग्ध व्यक्ति के सदाचार के लिए प्रतिभूत से संबंधित प्रावधानित है, जो धारा भारतीय सीआरपीसी की धारा 109 के समान है। बीएनएसएस की धारा सीआरपीसी की धारा 110 में अभ्यासिक आपराधिक यानी हैबिचुअल ऑफेंडर जो जिसकी आदत करना है, अपराध करना उसकी आदत है, ऐसे व्यक्ति 110 के अनुसार हैं कि सदाचार के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक की अवधि के लिए जमानतदार सहित 3 बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश जारी कर सकते हैं, जो बीएनएसएस की धारा 129 के तहत है के तहत अभ्यासित आपराधिक से सदाचार के लिए प्रतिभूत से संबंधित है, जो सीआरपीसी की धारा 110 के अनुसार है। सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार भरण पोषण के अधिकार से संबंधित है, जो बीएनएसएस की धारा 144 के अनुसार है भरण पोषण के अधिकार से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता 125 के तहत भरण पोषण का व्यभिचारिणी पत्नी पर लागू नहीं होगा। भरण पोषण यही मामला बड़ी गंभीर मामला चल रहा है इस समय। जिनकी औकात 20,000 रुपये तक कमाने की नहीं होती है, नहीं हो सकती है, महीने 20,000 रुपये 10,000 रुपये नहीं कमा सकती हैं, वही अगर तलाक होता है तो वही पत्नी 5 लाख रुपए महीने की मांग करती है, 2 लाख रुपए महीने की मांग करती है। यही मामला मोहम्मद शमी के मामले में हुआ, जिस पत्नी की औकात 10,000 रुपये 5,000 रुपये महीने कमाने की नहीं है, 5,000 रुपये महीने खर्च करने की नहीं है, उस बेचारे मोहम्मद शमी ने 4 लाख रुपए प्रति महीने देने का कोर्ट ने आदेश जारी किया है। यह मामले को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का तलाक होता है तो या तो वह औरत या तो औरत को हटा दीजिए, औरत का भाई उसे 1 साल की जितनी भी इनकम होगी वह दिखानी होगी कि हम इतना कमा सकते हैं, हम अपनी इतना कमा के अपनी बहन की सेवा कर सकते हैं, उसके भरण पोषण कर सकते हैं। जितना वह कमाएगा बाद में अगर व्यक्ति भरण पोषण के लिए पैसा उतना ही देगा। मनमानी ढंग से 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए मांगने की जिनकी औकात, जो चीज़ें होती है ना कि अगर शादी कर लो फिर उसके बाद बड़ा व्यक्ति हो गया है, बड़ा आदमी है, तो तलाक दे के भरण पोषण का पैसा मांग लेंगे या फिर उसकी संपत्ति मांग लेंगे आधा। ये चीज़ें गलत है। इस रूल में गलत चीज़ें गलत तरीके से इसका प्रयोग किया जा रहा है। यह साबित करना होगा कि आप कितना महीने कमा सकते हैं, यह साबित करना होगा कि आपकी प्रति वर्ष आय कितनी हो सकती है। आप जितना कमाएंगे उससे अधिक तो खर्च नहीं करेंगे, आप जितना कमाएंगे उतना ही आपको भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। या तो आपका भाई कमाए या फिर आप कमाएं, उससे अधिक भरण पोषण नहीं दिया जाना चाहिए। कमाए कोई और, खिलाए दूसरे को, न वह हमारे साथ है न वह किसी उस व्यक्ति के साथ है, तो क्यों दे भाई। तो ये चीज़ें गलत है।
इसे बदलना चाहिए। हाँ, हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन अगर बाद में ऐसी परिस्थिति आई, भगवान करे ना आए, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई कि एक दूसरे को अलग होने की परिस्थिति आई, तो पुरुष भरण पोषण नहीं देगा। ना हमने लिया दहेज और ना हम देंगे ऐसी परिस्थिति में। तो सीधी सी बात है, अगर भरण पोषण नहीं मिलेगा तो औरत शांति से रहेगी। वह औरत तब ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि वह अलग हो, एक दूसरे से अलग हो। अधिकतर मामले ऐसे मामले आ रहे हैं कि आदमी अमीर है तो पत्नी अलग हो जा रही है, उसके व्यक्ति की संपत्ति 50% संपत्ति मांग ले रही है और भरण पोषण मांग ले रही है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, हम दहेज नहीं लेंगे। चलिए, हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन ऐसी भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि अलग होने की, तो हम अपनी संपत्ति भी नहीं देंगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। हम दहेज नहीं लेंगे और बाद में ऐसी परिस्थिति आई अलग होने की, तो हम भरण पोषण नहीं देंगे और संपत्ति में अधिकार भी नहीं देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।